दोस्तों, जब हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो हमें पापा से पॉकेट मनी मिलती है, यानी हमारी छोटी सी इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पापा। अब सोचिए, अगर हमें पॉकेट मनी पापा से मिलती है तो इस देश के सबसे बड़े पदों पर बैठे लोग, राष्ट्रपति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी सैलरी कहाँ से आती होगी? क्या इनके लिए भी कोई पॉकेट मनी सिस्टम है? जी हाँ दोस्तों, भारत की एक सबसे बड़ी सरकारी तिजोरी है जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब सवाल यह है कि इस तिजोरी में पैसा आता कहाँ से है। सरल शब्दों में समझें तो भारत सरकार पूरे साल में जो भी कमाती है, जो भी पैसा उसके पास आता है, वो सबसे पहले इसी फंड में जमा होता है। जैसे कि सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी आदि, सरकार द्वारा दिए गए लोन पर मिलने वाला ब्याज, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि फीस, फाइन, डिविडेंड एट्सेट्रा। तो यानी दोस्तों, सरकार की पूरी कमाई की मुख्य तिजोरी यही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस फंड से एक भी रुपया खर्च नहीं किया जा सकता जब तक पार्लियामेंट उसकी अनुमति ना दे दे। सो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार ढंग से हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो अभी भी आपको सारी स्टोरी एक्सप्लेन की है, ये सिर्फ एक मज़ेदार कहानी नहीं, एक किस्सा नहीं, ये आपका रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से बताऊं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे पिछले 114 दिन से नॉन स्टॉप हमारी वीडियो आ रही है, सिर्फ आप और आपके प्यार और सहयोग के कारण। सो जल्दी से इस बढ़ती हुई यात्रा का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। अब जल्दी से चलते हैं हमारे उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जर्नी पे, जहाँ लास्ट टाइम हमने हॉल्ट लिया था क्वेश्चन नंबर 63 पर। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 63। फटाफट इसे एक बार दोबारा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1. अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। कोई भी बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है वो लैप्स हो जाएगा जब हाउस प्रोरोगेट हो जाए। अब प्रोरोगेशन वर्ड का मतलब बता दूं, जैसे देखिए दो वर्ड होते हैं, एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन। तो एडजर्नमेंट क्या है? जब टेम्परेरी तौर पे हाउस को सस्पेंड किया जाए या टर्मिनेट किया जाए। वो हो सकता है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन प्रोरोगेशन एक फॉर्मली हाउस को एंड करना, सेशन को फिनिश करना, ना कि किसी सिटिंग को, एक बैठक को नहीं, पूरे सेशन को, एक सत्र को ख़त्म करना, उसे कहते हैं प्रोरोगेशन। सो मान लीजिए लोकसभा का एक सत्र खत्म हो गया है, बिल वहाँ पे पेंडिंग है, तो क्या वो लैप्स हो जाएगा? 2 नंबर स्टेटमेंट है, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा। एक बिल पेंडिंग है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा ने वो पास ही नहीं किया है, तो शैल नॉट लैप्स, वो लैप्स नहीं होना चाहिए ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो वो लैप्स नहीं होना चाहिए अगर लोकसभा भंग हो जाए। तो बताइए दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। IAS प्री 2016 का क्वेश्चन एंड आंसर इज बी ऑन योर स्क्रीन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 107 क्लॉज 3 of the Indian Constitution, a bill pending in the Parliament shall not lapse by the reason of prorogation of the House। अगर कोई भी बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में, वो इस कारण से लैप्स नहीं होना चाहिए कि हाउस प्रोरोगेट हो गया है। सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, तो पहली सही नहीं है स्टेटमेंट, इसीलिए 2 ओनली इज द राइट। नाउ आर्टिकल 107 का क्लॉज 4 ये कहता है दैट अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा में राज्यसभा में अगर बिल पेंडिंग है विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, जो हाउस ऑफ पीपल से पास नहीं हुआ है, शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। सो हाउस ऑफ पीपल के भंग होने से वो लैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी लोकसभा ने पास ही नहीं किया था। सो अगर वो लोकसभा डिसॉल्व होगी जिसने अभी पास ही नहीं किया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सो दैट्स वाई 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन ऑन योर स्क्रीन। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं। 1. चेयरमैन ऑफ द डेप्टी चेयरमैन एंड द डेप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द हाउस। कि चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं वो उस हाउस के मेंबर नहीं होते। 2. वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दोनों हाउसेज के पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन
राइट टू वोट है उनके पास उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। IAS प्री 2013 का क्वेश्चन एंड बी इज द आंसर 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट क्योंकि चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। हाउएवर द डेप्यूटी चेयरमैन इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट देम। हम ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सिर्फ 2 ही वीडियोस हैं, दोस्तों ज़रूर देख लें। और जो दोस्त नए हैं उनको बताऊं कि इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाए। मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, क्विकली गो थ्रू बोलेंगे तो यहाँ तक आने में लगेगा कि आप एकदम फ्लो में हैं और सारी कॉन्सेप्ट्स आपको भी उतने ही अच्छे से आते हैं जितने अभी पुराने स्टूडेंट्स को आते हैं। सो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें और अभी ध्यान से भी सुन लेंगे तभी भी एक एक क्वेश्चन समझ आएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल। तो देखिए, चेयरमैन जो है राज्यसभा का वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जैसे हमने पढ़ा कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। इसी यही मीनिंग है एक्स ऑफिशियो वर्ड का। और तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, मींस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट द मेंबर। सो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो गई। डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर होते हैं। आगे है इलेक्टोरल कॉलेज इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है राष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के। ये प्रेसिडेंट वाला चैप्टर भी ध्यान से पढ़ें, ये तो एकदम पानी की तरह क्लियर ही हो जाएगा सब कुछ। और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा के एमपीज और विधानसभा जो हैं उनके एमएलएज। द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हाउएवर इज एज अ पार्ट ऑफ इट्स इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं उस इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों हाउसेस के सभी मेंबर होते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। इसीलिए आपका आंसर हुआ बी, 2 इज द राइट। 65 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ द राइट टू इशू मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा देने का किसके पास राइट है? अब आ गया वही क्वेश्चन जो अभी हमने स्टार्टिंग में स्टोरी सुनी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी ऑथराइज मिनिस्टर, डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव आ गया। आर्टिकल नंबर 266 याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि ये बताता है ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी राजस्व रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव करती है, सारे लोन्स, ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स एंड वेज एंड मीन्स, एडवांसेस एंड ऑल मनी रिसीव्ड बाय। पहले यहाँ तक देखें कि जितने भी लोन भारत सरकार रेज करती है, देती है, जैसे कि भारत सरकार ने ट्रेजरी बिल की फॉर्म में, लोन्स की फॉर्म में मान ली स्टेट्स को लोन दे दिया, ट्रेजरी बिल्स दे दिया, आरबीआई ने परचेज किए हैं, आरबीआई ने उसके बदले में पैसा दे दिया भारत सरकार को, ठीक है जी। तो भारत सरकार ने किसी को लोन दिया है तो जब उसका चुकता होगा, स्टेट वापस लोन को वापस करेगा, वो सारा पैसा जो उसका ब्याज आएगा, उस सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होगा। और उसके बाद है एंड ऑल द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स, ठीक है जी। जो खर्चा भारत सरकार करेगी वो इसमें से जाएगा, जो पैसा आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा, ठीक है। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के कंट्रोल में होता है। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो कोई भी पैसा आप नहीं निकाल सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब तक पार्लियामेंट उसको ऑथराइज ना करे। सो अथॉरिटी टू इशू द मनी अकॉर्डिंग टू द बजटरी प्रोविजंस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड if parliament permits it according to the appropriation under the article 114। जैसे कि देखिए सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना पड़ता है, फिर फाइनली आप पैसा निकाल पाते हो। अप्रोप्रिएशन बिल पे भी वही सारी चीज़ें लागू होती हैं जो कि एक मनी बिल पे, क्योंकि नॉर्मली साल भर के खर्चे के लिए बजट जब सरकार पेश करती है तो वो परमिशन ले लेती है कि इतना खर्चा है, उसके अलावा कुछ खर्चा करना है तो वो फिर मतलब ऐसे पार्लियामेंट में पास करवाया जाता है अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा। सो आगे चलिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 114 के अंडर आ गया कि अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर आप पैसा निकाल सकते हैं। और ये आर्टिकल 266 कहता है कि भाई ये पावर है पार्लियामेंट के पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड कि जो ऐसे खर्चे जो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स हैं, मतलब जिनके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया गया था, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, अचानक से उसको मैनेज करना पड़ रहा है, तब ये इस फंड में से पैसा निकाला जाता है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? A 265, B 266, C 267, D 268। यूपीपीसी 2021 का क्वेश्चन। आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड। पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश अ कंटिजेंसी फंड इन द नेचर of an impress to be entitled as contingency fund of India into which
shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law and said fund shall be placed at the disposal of the president। इसको रोक के करते नहीं तो ये जो लीगल भाषा है ना वो टू कहीं पे कोई कॉमा फुल स्टॉप जल्दी से आता नहीं है, इतनी लंबी चलती रहती है, स्टूडेंट्स को समझना मुश्किल हो जाता है। आसान भाषा में ये है कि ऐसे खर्चे जैसा मैंने बताया अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हैं, टाइम टू टाइम पे करने के लिए रूल द्वारा जो भी डिसाइड किया गया है, तो एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया है और वो राष्ट्रपति के डिस्पोजल पे रखा गया है। ये पार्लियामेंट से परमिशन नहीं चाहिए, ये राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो देखेंगे कहाँ खर्चा करना है, वो परमिशन देंगे, वो इससे पैसा निकाल सकते हैं, पास कर सकते हैं। ऑफ द प्रेसिडेंट टू इनेबल एडवांसेस टू बी मेड बाय हिम आउट ऑफ सच फंड फॉर द पर्पसेज ऑफ मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशन ऑफ सच एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट बाय लॉ अंडर, और पार्लियामेंट उसको बाद में पास करेगी। आर्टिकल नंबर 115 और 116 ये कहता है। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, कंटिजेंसी फंड क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 67 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनमें से देखिए, एक होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा कर दिया, एक है चार्ज, मतलब वो समझ लीजिए चार्ज किया गया उसके ऊपर, मतलब उसमें से जो पैसा निकाला गया है वो ऑथराइज्ड है, वो कंसिडरेबल है, काउंटेबल है, पहले से फिक्स है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो दैट इज चार्ज ऑन दैट। ए, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, होती है भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी यहीं से। आगे कैग की सैलरी अभी हमने बताया था, सैलरी एंड अलाउंसेस। सी, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सैलरी का जिक्र इसके अंदर नहीं है, सो यही आंसर है सी। नेक्स्ट डी, सैलरी अलाउंसेस जो चेयरमैन है यूपीएससी की, उनकी सैलरी भी यहीं से आती है। यूपीपीसी 2011 का क्वेश्चन ये दिया गया कि ओनली डिस्कशन ऑन द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन हैपन, नॉट वोटिंग। जो खर्चे ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो चार्ज किए जाते हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं, क्योंकि वो पहले से फिक्स है भाई ये होगा। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पेंशन पेबल जो भी पेंशन दी जाती है जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द कैग, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन उनकी सैलरी, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर लोकसभा के उनकी सैलरी अलाउंसेस आर द एक्सपेंडिचर्स चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये चार्ज किए जाते हैं, तो इसके लिए इनके ऊपर कोई डिस्कशन हो सकती है बट वोटिंग नहीं होगी कि वोट करके डिसाइड करके सैलरी देंगे या नहीं देंगे, वो तो देनी ही है, इसलिए दीज आर चार्ज ऑन दैट। आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कि इनमें से कौन सा मैंडेटरी एक्सपेंडिचर नहीं है कि ये तो होगा ही होगा खर्चा। देखते हैं, ए, डेट चार्जेस, जो कर्जे के चार्जेस हैं, डेट के चार्जेस, फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, जिसके लिए भारत सरकार मतलब प्रतिबद्ध है, जवाबदेही है उनकी, लायबल है। बी, सैलरी एंड पेंशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी सैलरी एंड पेंशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स की। और सी इज़ द पेंशन पेबल टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जो भी पेंशन दी जाती है हाई कोर्ट के जजेस को। डी, अलाउंसेज ऑफ द डेप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो भी अलाउंसेज हैं डेप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। यूपीपीसी 2004 का क्वेश्चन, बी इज द आंसर। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये खर्चे हैं जो नीचे दिए गए हैं, फटाफट देख लेते हैं एक बार कि देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आया इसमें से एक बार निगाह मार लें अच्छे से, कुछ ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, वैसे ही ध्यान में आ जाएगा, थोड़ा सा लॉजिकली हम देख रहे हैं। इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, जो भी इमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेज हैं, भत्ते हैं प्रेसिडेंट के या बाकी खर्चे उसके ऑफिस के रिलेटेड, उन जो राष्ट्रपति और उनके ऑफिस रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो चार्ज किए जाते हैं। बी, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, अभी हमने पढ़ा सैलरी एंड अलाउंसेज, चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर लोकसभा के, इनके सैलरी अलाउंसेज भी यहीं चार्ज होते हैं। सी, डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल इंक्लूडिंग, देखिए जो भी डेट चार्जेस कर्जे के खर्चे हैं जो भारत सरकार जिसके लिए लायबल है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट जो भी ब्याज देगी सरकार, सिंकिंग फंड चार्जेस होते हैं जैसे कि फ्यूचर में हमने पहले ही पैसा निकाल के साइड कर दिया कि जो हमें इन फ्यूचर लोन रीपे करना है उसका खर्चा हमने निकाल के साइड कर दिया कि ये आगे आने वाले इतना हमारा पैसा इस लोन में जाएगा उसको रीपे करने में। रिडम्पशन चार्जेस जो इसको निकालने के लिए एक तरह से लोन को रीपे करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट अभी हमने कहा पूरे लोन की एक प्रिंसिपल अमाउंट हो गया कि इंटरेस्ट का पार्ट हो गया, जो प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करना है उसको कहते हैं रिडम्पशन चार्जेस। एंड द अदर एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू दी
रेजिंग ऑफ द लोन्स, जो भी लोन को रेज करने में, लोन जनरेट करने में जो भी सारा खर्चा होता है, ठीक है, जो लीगल प्रोसेस या जो स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल सारी चीज़ें जो भी एक लोन को रेज करने में, कागजी कार्रवाई को लेकर समझ लीजिए, वो सारे खर्चे, एंड सर्विस ऑफ रिडम्पशन ऑफ द डेट, ठीक है जी, ये सारे के सारे कहीं से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं। डी, द सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू और इन द रिस्पेक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सैलरी अलाउंसेस हैं, पेंशन पेबल्स हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके खर्चे, इनकी सैलरीज, पेंशन पेबल और टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट, जो फेडरल कोर्ट्स हैं, मतलब प्रोविंशियल लगा लीजिए हमारे ज़िले की, एंड ये सारे उनकी सैलरीज पेंशन ये भी इस पे जाएंगी। और 3 है पेंशन पेबल टू और इन द रिस्पेक्ट ऑफ द जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट, कोई भी जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनकी पेंशंस विच एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन द रिलेशन टू एनी एरिया इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो अपना कोई भी फैसला लेते हैं, जुरिस्डिक्शन जो भारत की टेरिटरी के अंदर आता है, और विच एट द एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, या उनका कोई भी ऐसा फैसला जो भारत बनने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो फैसले लिए गए हैं, जुरिस्डिक्शन इन दी एरिया इन रिलेशन टू एरिया इंक्लूडेड इन दी 86, मतलब एक गवर्नर का जो प्रोविंस होता था, डोमिनेशन जो डोमिनियन इंडिया था उस समय के भी जो भी एरियाज़ थे, तो वो खर्चे भी सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए गए हैं। ई, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू और इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कैग के ऑफिस के सारी भाई पेंशन सैलरी अलाउंस वो भी ये होंगे। एफ, एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, कोई भी समझौता करने वाली ट्राइब्यूनल्स बैठती हैं, कोर्ट बैठती हैं, कोई भी ऐसे खर्चे किसी जजमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, डिक्री को, जो भी मतलब कोर्ट का आदेश आ गया, ऑर्डर आ गया फाइनली, उसको डिक्री कहते हैं, कोई ऐसा अवार्ड आ गया किसी कोर्ट का, ठीक है, ये सारे के सारे उनको सेटिस्फाई करने के लिए भी जो खर्चे हुए उन डिक्रीज़ को, वो सारा भी इसी से चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जी, एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड इन दिस बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट बाय लॉ इज़ टू बी चार्ज, मतलब कोई भी और ऐसे खर्चे जो संविधान ने, मतलब पार्लियामेंट ने डिसाइड किए हैं लॉ के द्वारा, वो भी इसी से चार्ज किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कौन से चार्ज नहीं किए जाएंगे? सैलरी अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं। बी, सैलरी अलाउंसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही है क्योंकि ये उसमें मेंशन नहीं है, हमने अभी पीछे पढ़ा है, इनका जिक्र नहीं आया, इसलिए कहता हूँ एक बार निगाह भी मार लेंगे तब भी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। सैलरी अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये हम कर चुके हैं, सही है, तो बी इज आंसर वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 112 कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि सैलरी अलाउंसेस जो वाइस प्रेसिडेंट के आर नॉट इंक्लूडेड इन दी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और नोट ये भी है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के, वो अपनी सैलरी रिसीव करते हैं, सैलरी अलाउंसेस, कैसे? एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी नहीं मिलती, बट एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वो उन्हें सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। सो ये इसका मीनिंग हुआ। क्वेश्चन नंबर 70, विच इज़ द लार्जेस्ट आइटम अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? नाउ दिस इज द टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चन, टाइम फिनिश हो रहा है। ए, डिफेंस, बी, सब्सिडी, सी, इंटरेस्ट पेमेंट, डी, पेंशन, ई, नन ऑफ दिस। ये अभी मैंने अगर यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो मैं मोटा मोटा आपको बता दूं ताकि आंसर सॉल्व करने में मज़ा आए आपको, कि प्लान एक्सपेंडिचर जो पहले से फिक्स हैं खर्चे, जो बजट में डिस्कस कर रखे हैं साल भर के, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो रोज़मर्रा का बिजनेस रन करने के लिए खर्चे चाहिए, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, वो हैं। तो 5 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। जिसको भी आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। दोस्तों कैसा लगा सेशन? सच में मज़ेदार लगा, इन्फॉर्मेशन काम की लगी? यार प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, दोस्तों से बांटें, थोड़ा शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपकी एंगेजमेंट देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।